चलो बच्चे, वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, हम जो आईसीएसई की हिस्ट्री की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लेसन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। जैसे कि मैं इस पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सा हमारे पास लेसन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेक्शन नंबर बी था। फर्स्ट जो चैप्टर था वो कौन सा था हमारे पास, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो मैंने बताया था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं, या इसको 1857 का विद्रोह क्यों कहते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। ओके, तो ये विद्रोह हुआ क्यों था, ये लड़ाई हुई क्यों थी ब्रिटिशर्स के और इंडियंस के बीच में, मैंने बहुत सारे कारण आपको बताए थे। ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल कॉज हम डिस्कस कर चुके थे। ओके, उसमें सोशियो रिलीजियस कॉज हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो उसमें जो थर्ड कॉज था ना कि ये 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने पॉलिटिकल कॉजेस नहीं देखे हैं या फिर सोशियो रिलीजियस कॉजेस नहीं देखे हैं, तो वो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कॉज नंबर 3। ओके, इकोनॉमिक कॉजेस कि ऐसे कौन कौन से कारण बने जो इकोनॉमिक कॉजेस है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के साथ में क्या करना स्टार्ट कर दिया, फाइट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। ओके, तो बच्चे यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक कॉजेस। ठीक है, ये पॉलिटिकल कॉजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और सोशियो रिलीजियस कॉजेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक कॉजेस। तो बच्चे इकोनॉमिक कॉजेस का मतलब ये होता है कि ऐसे कौन कौन से मतलब पैसे के रिलेटेड जो कारण बने, है ना, जिससे कि हमारी जो इंडिया की वेल्थ थी या फिर जो हमारी प्रॉपर्टी थी, है ना, वो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंग्लैंड में लेके जा रहे थे। ठीक है, जो भी जितना भी हमारा सोना था या फिर चांदी थी, यहाँ पे जो पैसा था यहाँ से लूट के सब कहाँ पे लेके जा रहे थे, वो इंग्लैंड लेके जा रहे थे। ठीक है, तो यही है इकोनॉमिक कॉज में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या था इकोनॉमिक कॉज में बच्चे हमने पढ़ना है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, है ना। तो बच्चे जितना भी हमारे यहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन होती थी इंडिया में, ठीक है, या फिर टी की प्रोडक्शन होती थी, क्योंकि टी जो थी ना, यहाँ चाय की खेती इंडिया में बहुत ही होती है। अगर आप लोगों को पता होगा कि असम वगैरह में या फिर दार्जिलिंग की जो चाय है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे तो वहाँ की जो चाय है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इंडिगो, तो ये जो फसलें थी ना इंडिया में, ये बहुत ही ज़्यादा होती थी। ठीक है, और इनका फ़ायदा किन्होंने उठाया, इनका फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, कैसे फ़ायदा उठाया, देखो ये ना ब्रिटिशर्स क्या करते थे, है ना, ये हमारा इंडिया है मान लो। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, ये ब्रिटेन है। ओके, तो ये क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे। कच्चा माल जैसे कि कच्चा कॉटन लेके, यहाँ से रॉ कॉटन लेके, ठीक है, यहाँ से जो चाय है चाय लेके चले गए, यहाँ से इंडिगो है इंग्लैंड में वो लेके चले गए, कॉटन लेके चले गए। ठीक है, और वहां पे वो ब्रिटेन में क्या करते थे, क्योंकि वहां पे ब्रिटेन में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा थी। ठीक है, वहां से क्या करते थे, सपोज करो कि जैसे कि इंडिया से कॉटन लेके ही गए ये ब्रिटिशर्स, और इंग्लैंड से फिर ये क्या करेंगे, कॉटन के जैसे कि वो कपड़े बनाते थे, जैसे कि मान लो कोई शर्ट होगी या फिर ट्राउजर्स हो गया। ठीक है, वो कपड़े बनाते थे और फिर उनको ज्यादा यानी हाई रेट्स पे कहाँ पे बेचते थे, इंडिया की मार्केट में बेचते थे। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्या कर रहे थे, हमारे जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे ना, उनकी ये बहुत ही ज्यादा लूट मचा रखे थे, उनको लूट के ले जा रहे थे और हमें अपना ही माल, ठीक है, और वो ज्यादा पैसों में हमें क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। ठीक है, तो ये भी कारण बनना। देखो मुझे दूसरा आप सेकंड पॉइंट हमने पढ़ना है कि जो इकोनॉमिक कॉज में क्या था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना। देखो ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब सीधा ये होता है कि जो इंडिया में जितने भी मान लो जो सोना चांदी था ना, जो भी हमारा पैसा था ना, वो सारा के सारा जो ब्रिटिशर्स थे कहाँ पे ले जा रहे थे, वो ब्रिटेन में ले जा रहे थे। ठीक है, पैसा कैसे ले आ रहे थे, मान लो कहीं पे सोना होता है ना, तो जो जितना भी हमारे पास सोना चांदी हो, गोल्ड होता है, सिल्वर, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो डायमंड्स होते थे, इतने प्रेशियस डायमंड्स थे, जितनी भी मूर्तियां थी यहाँ पे हमारे मंदिरों में, ठीक है, तो सारे के सारे वो कहाँ पे लेके आ रहे थे, इंग्लैंड में लेके जा रहे थे। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। ओके, देखो एक और अपना पॉइंट याद रखना है कि जो 1857 का जो विद्रोह मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ठीक है, इससे पहले क्या था। देखो जब ब्रिटिश जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, ये तो आपको बताया था मैंने कि ये 1600 के आसपास आई थी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के आसपास आई थी। देखो जब ये 1600 के आसपास आए थे ना, तब ये जो यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, है ना। वो ट्रेड कैसे करते थे, जो ब्रिटेन वाले ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, हम इंडियंस को क्या देते थे, वो गोल्ड देते थे, और हम उनको गोल्ड के बदले में क्या देते थे, जैसे कि कॉटन दे दिया हमने, या फिर मसाले वगैरह उनको देते थे ब्रिटिशर्स को। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया, अब वो गोल्ड देने की बजाय हमारे इंडिया से गोल्ड कहाँ पे ले जा रहे हैं, ब्रिटेन में ले जा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे जितने स्पाइसेस वगैरह थे, जितने भी हमारे इकोनॉमिक सोर्सेज वगैरह थे, सबका मालिक अभी कौन बन बैठा है,
ईस्ट इंडिया कंपनी बन बैठी है, यानी ब्रिटिशर्स बन बैठे हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको पढ़ना है यहाँ पे। और थर्ड जो रीजन आपने पढ़ना है वो क्या है, डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। देखो ये तीसरा इकोनॉमिक कॉज तो वो ये था कि यहाँ पे ना जो इंडिया में इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, है ना। देखो वो सबसे पहले इंडिया में इतनी इंडस्ट्री तो थी नहीं वहाँ पे उस टाइम पे, जो अगर हम 1600-1700 की बात करें, ठीक है। चलो जितनी भी थोड़ी मतलब थोड़ी इंडस्ट्री थी यहाँ पे, है ना, जितनी भी बहुत ही कम इंडस्ट्री थी वहाँ पे क्या होता था, जैसे कि कोई कॉटन से मान लो कोई शर्ट बना ली, ठीक है, यहाँ पे पैंट बना ली, कोई कंबल बना लिया, है ना, हाथों से यहाँ पे बुनाई का काम किया जाता था, है ना। तो जो लोग यहाँ पे इंडिया की इंडस्ट्री में काम करते थे ना, उनका रोजगार, उनका पैसे का साधन क्या था, यही इंडस्ट्री थी। जैसे कि मान लो कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं ना, कोई मान लो स्वेटर बुन रहा है, तो ये सारी की सारी इंडस्ट्री इंडिया में थी, ठीक है। बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी और ये मतलब इतने बड़े स्केल पे नहीं थी, बहुत ही छोटे स्केल पे ये इंडस्ट्री काम करती थी, ठीक है। देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से या फिर ब्रिटिशर्स के आने से क्या हुआ कि ये जो इंडस्ट्री थी ना इंडिया में, हमारी अपनी इंडस्ट्री थी, ये धीरे धीरे करके इन्होंने बंद होना स्टार्ट कर दिया। कैसे बंद होना स्टार्ट कर दिया बच्चे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ब्रिटेन में ना, है ना, ब्रिटेन में वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था। मान लो वहाँ पे जो मशीनरी से प्रोडक्ट बनते थे, हमारे इंडिया में किससे प्रोडक्ट बनाए जाते थे, हाथों से प्रोडक्ट बनाए जाते थे, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो मशीन से प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, जो मशीन से चीज़ें बनती हैं, एक तो वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बना सकती हैं मशीनें, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या थी, वो सस्ती थी एज कम्पेयर टू जो इंडियंस हाथों से बनाते थे, ठीक है। तो आपको पता ही है कि लोग जो इंडिया के मार्केट में ब्रिटिशर्स बेच रहे थे वो चीज़ें सस्ती वाली, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे प्रोडक्ट थे ना इंडिया में बनते थे वो बिकना बंद हो गए, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा तो जो इंडिया में इंडस्ट्रीज है, क्या वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे करके हमारी इंडस्ट्रीज बंद होना स्टार्ट होगी, ओके। और इसके कारण चौथा बच्चे आपने कारण ये पढ़ना है कि ये इकोनॉमिक कॉजेज में कि यहाँ पे जो यहाँ पे किसान थे, ठीक है, जिनको पीजेंट्स कहा जाता है, देखो उन पर बहुत बुरा असर होना स्टार्ट हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से, ठीक है। जैसे कि उनकी जो जमीनें थी वो छीन ली गई, है ना, उनको हाई टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। और इसके अलावा और क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हैं ना, मान लो वो इंडिया से बाहर किसी के साथ में फाइट कर रहे हैं, मान लो वर्ल्ड वॉर 1 है, ठीक है, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 थी, ठीक है, वो बाहर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जो वॉर्स लड़ रहे हैं ब्रिटिश से, और वहाँ के लिए उस वॉर को मैनेज करने के लिए जो सोल्जर्स हैं या फिर जो पैसा है कहाँ से लेके जा रहे हैं, इंडिया से लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो और इनका जो बोझ था ना, इनका जो पैसा था, पैसा कहाँ से आएगा, देखो जो टैक्सेस है पैसा वहीं से तो आएगा। तो देखो जो टैक्स कौन देंगे, जो किसान होते थे, है ना, जो खेती करते थे, तो उन पे जो बर्डन था ना वो बढ़ता ही जा रहा था, ओके। तो ये भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। और इसके अलावा क्या था, देखो जो यहाँ पे जो किसानों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती आ रही थी, और वहाँ ना एक नई क्लास यहाँ पे जन्म लेती है जिसका नाम क्या था, मनी लैंडर्स, है ना। देखो मुझे मनी लैंडर्स वो बंदे होते हैं जो कि बहुत ही हाई रेट पे पैसे उधार देते थे किनको, किसानों को, है ना। जब किसान ये जो पैसा था वो वापस नहीं कर पाते थे तो ये मनी लैंडर क्या करते थे, उनकी जमीनें वगैरह हथिया देते थे, उनको मारते थे, टॉर्चर करते थे, ओके। इसके अलावा क्या था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट थी ना उस टाइम पे, जो बेरोजगारी थी बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। देखो एक तो क्या था कि जो इंडस्ट्री वगैरह हमारे यहाँ पे बंद हो चुकी थी, ठीक है। और जो राज्य वगैरह थे ना, पहले जो राज्य वगैरह थे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि किंग वगैरह का जो भी एरिया था उस पर किसने कब्जा कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने, है ना। अगर यहाँ पे राज्य ही नहीं रहेंगे तो पहले क्या होता था बच्चे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से पहले, कि जो राजे होते थे ना अपने दरबार में बहुत सारे लोगों को रखते थे, जैसे कि किसानों को रखते थे, या फिर जिनको कोई लिखाई का काम कराना है, जो उनकी हिस्ट्री वगैरह लिखेंगे, ठीक है। सोल्जर्स काम करते थे जिनको वो सैलरी पे करते थे, जो स्कॉलर्स होते थे, ठीक है, जो सपोज करो कोई गाने का काम करते हैं, म्यूजिक का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे बंदे यहाँ पे काम करते थे। अगर यहाँ पे राजे ही नहीं रहेंगे, क्या ये सारे बंदे यहाँ पे रहेंगे, तो इन बंदों का जो रोजगार था ना वो सारा का सारा बंद हो चुका है, ठीक है। इसी वजह से क्या था, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई रेट पे थी, बेरोजगार बहुत ज्यादा थे। अगर लोग बेरोजगार होते हैं तो यही कारण बना कि ये जो सारे लोग होते हैं, इतने दुखी लोग थे, ये कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, 1857 का विद्रोह है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ब्रिटिशर्स को मारने की बात करते हैं, ओके। और इसके बाद बच्चे अपने क्या बनना है कि इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ द इंडिगो कल्टीवेटर, है ना। देखो इंडिगो जो नील की खेती इसको बोलते हैं, इंडिगो जो नील की खेती जो कपड़ों को डाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इंडिगो देखो जो इंडिया में ना इसकी जो प्रोडक्शन थी काफी ज्यादा होती थी, है ना। लेकिन इसका एक नुकसान ये था, जो अगर किसान यहाँ पे इंडिगो की खेती करते थे ना, ठीक है, कि जो वो जमीन थी ना किसानों की वो बंजर हो जाती थी, है ना। मान लो 7-8 साल वहां पे इंडिगो की खेती ही कर रहे हैं, तो इंडिगो की खेती करने से क्या होता था कि जो जमीन थी ना यहाँ पे वो क्या हो रही थी बच्चे, वो बंजर होती जा रही थी, ठीक है। इसका नुकसान किसको था, इसका नुकसान था जो किसानों की जमीन थी,
ठीक है। और फायदा किसको था? फायदा ब्रिटिशर्स को था। क्यों? क्योंकि जो इंडिगो की जो नील की खेती थी ना, इसको ये खरीदते थे। मान लो खरीदना क्या है कि ये फ्री में लेते थे इंडियन से, ठीक है। और इसको बहुत ही ज्यादा हाई रेट में यूरोप में इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड थी, जाके कहाँ पे बेचते थे? यूरोप में, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या कमाते थे? बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट इससे कमाते थे। कौन? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। एक और आपने याद रखना है यहाँ पे कि अगर सपोज करो कि कोई फार्मर है ना, वो यहाँ पे वीट लगाना चाहता है या फिर राइस लगाना चाहता है, ठीक है। तो उसको ये अलाउड नहीं था, है ना। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? ये फोर्स करते थे किसानों को कि आपने सिर्फ कौन सी खेती करनी है? आपने सिर्फ इंडिगो की खेती ही करनी है, ठीक है। और अगर वो इंडिगो की खेती नहीं कर रहे थे ना, तो जैसे कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी, मान लो उनके पास जैसे कि कैटल्स थे, तो वो कैटल्स उठा के ले जाते थे। कौन? ब्रिटिशर्स, है ना। इतना हमारा ट्रीटमेंट करते थे जो कि हमारे किसान हैं उनके साथ में। तो किसानों ने दुखी होकर किसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया? 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मुझे भूखमरी थी, जो गरीबी थी, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह बंद हो गई थी, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स थे अपने अपने फायदे के लिए वो यहाँ से पैसा कहाँ पे ले आते थे? ब्रिटेन में। तो यहाँ पे भूखमरी बहुत ही ज्यादा हाई रेट पे थी इंडिया में, ठीक है। और इसी के साथ में लास्ट पॉइंट आपने अंडर इकोनॉमिक कॉज बढ़ना है कि डिक्लाइन ऑफ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, है ना। यानी जो तलुकदार थे, है ना, हेरिडेटरी जो लैंडलॉर्ड्स थे, है ना। मान लो तलुकदार कौन? जो जमीन के मालिक थे उस टाइम पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी ना, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया? धीरे धीरे करके इनकी जमीनें किसने छीनना स्टार्ट कर दिया? इनकी जमीनें छीनना स्टार्ट कर दिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। अगर इनके पास जमीन ही नहीं रहेंगी तो जो गरीब लोग होते हैं वो खेती कहाँ पे करेंगे, है ना। मान लो वो मजदूरी कहाँ पे करेंगे? इनके खेत में तो करते थे। अभी ये खेत किनके पास में आ गए थे? अभी ये खेत है ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन किन लोगों को ये खेत दे दिए थे? जैसे कि मर्चेंट्स को, है ना, जो व्यापारी होते थे, जो मनी लैंडर्स थे, है ना। तो जो पहले तालुकदार होते थे ना, जो जमीनों के मालिक होते थे, है ना, तो उनकी जमीनें वगैरह अभी किनके पास जाना स्टार्ट कर दिया? मनी लैंडर्स, है ना। तो देखो ये डिफरेंस ये था कि तालुकदार होते थे ना जमीन के मालिक, ये तो क्या करते थे? थोड़ा बहुत रैन भी खा जाते थे किसानों पे। लेकिन जो मनी लेंडर और जो मर्चेंट थे ना, ये बहुत ही ज्यादा लॉयल थे। किनके? ब्रिटिशर्स के, है ना। तो ब्रिटिशर्स का ये हमेशा फेवर करते थे। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट है। क्योंकि ये क्या करते थे? देखो इनको भलाई बुलाई का काम है तो ये करते नहीं थे, ठीक है। इनको ये था कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। ये अपने लालच के लिए किसानों को शोषण करते थे। जैसे कि ये मनी लेंडर क्या करते थे? लोगों को लोन वगैरह देते थे, ठीक है। लोन वगैरह देते थे। अगर वो पैसा वापस नहीं करते थे, ठीक है, तो ये उनकी जमीन वगैरह छीन लेते थे। ओके, तो ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। हम जो 1857 का विरोध क्यों हुआ, ओके, हम पॉलिटिकल कॉजेस भी डिस्कस कर चुके हैं, हम सोशियो रिलीजियस कॉजेस भी डिस्कस कर चुके हैं, और हम इकोनॉमिक कॉजेस भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बच्चे। जैसे कि हमने ये 3 कारण तो डिस्कस कर लिए हैं कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, ठीक है। चौथा कारण हम डिस्कस करेंगे कि मिलिट्री कॉजेस, ठीक है, कि जो मिलिट्री में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से जो सोल्जर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया किसमें? 1857 की जो क्रांति थी या फिर 1857 की जो फाइट थी, लड़ाई थी, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करना का स्टार्ट कर दिया सोल्जर्स ने, है ना। देखो सबसे पहले तो मिलिट्री कोर्स में आपने पढ़ना है कि जो इनको जो इल ट्रीटमेंट ऑफ द इंडियन सोल्जर, है ना। जैसे कि सपोज करो कि जो ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनकी भी जो आर्मी थी ना, जो पुलिस थी इनकी, इनमें बहुत सारे इंडियंस काम करते थे, ठीक है। लेकिन उनको एक तो ये था कि उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था जो इंडियंस थे, ठीक है। और दूसरा ये था उनकी सैलरी बहुत ही ज्यादा कम थी, ठीक है। उनको सैलरी थी उनकी एबिलिटी अकॉर्डिंग नहीं दी जाती थी। उनको जो थे उनको जो नॉट अलाउड टू सेक्टेरियन मार्क क्या होते हैं बच्चे? सपोज करो कि ब्रिटिश की आर्मी में जो सिख हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर सिखों को उनके कृपाण वगैरह या फिर गात्रा वगैरह या फिर जो उनके केस वगैरह उनको रखने की परमिशन नहीं दी जाती थी, कहाँ पे? उस टाइम पे ब्रिटेन जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो इसीलिए सोल्जर क्या हो गए? देखो सोल्जर्स को अगर आप कम सैलरी दे रहे हो, है ना, जो गोरों के मुकाबले, अगर उनको आप खाना वगैरह प्रॉपर नहीं दे रहे हो, अगर उनकी रहने की कंडीशंस बहुत ही ज्यादा बुरी है, ठीक है, अगर आप उनकी धर्म के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हो, तो ये जो सोल्जर थे ना इंडियंस, अभी ये किसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं? अभी ये ब्रिटेन के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, ठीक है। अभी ये सोचते हैं कि हमने अभी क्या करना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इनको मार के भगाना है हमारी कंट्री से, ओके। इसके बाद बच्चे हमें कहना है कि जो एक एक्ट आता है यहाँ पे, क्या है? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है। ये आपने पढ़ना है कि ये जो कानून लेके आते हैं ना ये 1857 में, इसका नाम क्या था? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है। देखो बच्चे इस कानून के आने से क्या होता है ना, इस कानून के आने से ये होता है कि पहले क्या होता था कि सपोज करो जो यहाँ पे इंडियंस थे ना, इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, है ना। तो वो क्या सोचते थे कि अगर हम अपनी जमीन को छोड़ के ना, ठीक है, या फिर अगर हम कहाँ पे जाएंगे? दूसरे कंट्रियों में जाएंगे, ये जो
समुद्र वगैरह क्रॉस करके या फिर सी वगैरह क्रॉस करके, ठीक है। तो हमारा धर्म इससे क्या हो जाएगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारा धर्म यहाँ से वायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा मानना था इंडियंस का कि अगर हम दूसरे कंट्री में सर्विस करने के लिए जाएंगे मिलिट्री की, तो हमारा जो रिलीजन है, हमारा रिलीजन वायलेट हो जाएगा, हमारा रिलीजन यहाँ से क्या है, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। यानी तो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट आने से ये कानून आने से क्या हुआ कि जो इंडियन सोल्जर थे ना, उनको लड़ने के लिए दूसरे कंट्रियों में भी भेजना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भेजना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वो चाइना में जाके फाइट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जर्मनी में जाके फाइट कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो हमारा ईस्ट एशिया वहाँ पे जाके फाइट कर रहे हैं, कौन, जो इंडियंस हैं। इससे क्या हुआ कि जो यहाँ पे इंडियन सोल्जर थे ना, जो खासकर ब्राह्मण थे, ठीक है, उनका जो धर्म था ना वो भ्रष्ट हो गया। कैसे, क्योंकि वो पहले मानते थे ना कि हमने क्या करना है, समुद्र क्रॉस नहीं करना है, अगर हम समुद्र को क्रॉस करें तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अभी उनको समुद्र क्रॉस करके कहाँ पे जाना पड़ रहा है, दूसरे कंट्री में जाना पड़ रहा है इस कानून के आने से। और इस कानून का नाम क्या है, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है, 1856 में जो आया था। इसके बाद क्या थे, और क्या थे मिलिट्री कोर्स में, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। देखो और क्या था बच्चे, जो हमारे पास ना यहाँ पे जो इंडिया में ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो भी पुलिस वगैरह थी, इनकी मिलिट्री वगैरह थी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गोरे लोग थे वो कम थे, है ना, और जो इंडियंस थे उनकी सर्विस में बहुत ही ज्यादा थे। जैसे कि आप रेशियो देख सकते हो कि अगर एक गोरा बंदा है ना, तो उसके कंपैरिजन में जो 4000 इंडियंस थे, है ना, यानी इस रेशियो में इंडियंस काम करते थे कहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है। और फिर जो यहाँ पे एक गवर्नर जनरल आते हैं जिसका नाम क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी होता है, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंडियंस है ना, ये देखो हमारा तो जो हमारा एक सोल्जर है और जो इंडिया के कितने सोल्जर काम कर रहे हैं, यहाँ 4000 सोल्जर काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या होगा बच्चे कि जो ये रेशियो है ना, ये रेशियो हमने क्या होगी, इसको डिक्रीज करना होगा, यानी इंडियंस को सर्विस से निकालना होगा, ताकि कल ये क्या करें, कल ये हमें मारना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जिनकी जो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं, जिनकी पॉपुलेशन कम होते हैं उनको मारना स्टार्ट कर देंगे, अगर उनको सच्चाई के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो ये डर किसके दिल में बैठ पड़े, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छी तरह से पता चल गया था, और ये सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। तो इसने ये स्कीम बताई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, आप क्या करो कि इंडियंस को नौकरी से निकालना स्टार्ट कर दो, ताकि इनके जो नंबर है कम हो जाए, ठीक है। और एक क्या था बच्चे, हमने पढ़ना है कि ब्लीक प्रोस्पेक्ट ऑफ द प्रमोशंस, यानी सिंपली इसका मीनिंग ये है बच्चे कि जो इंडियन सोल्जर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे ना, उनकी प्रमोशन वगैरह नहीं होती थी, ठीक है। यदि कोई बड़ा ऑफिसर नहीं बन सकता, उनको सिर्फ सूबेदार की नौकरी दी जाती थी, जो कि अगर आप पुलिस वगैरह में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखते हैं तो सूबेदार बहुत ही छोटा या फिर बहुत ही छोटा सिपाही होता है, ठीक है, बहुत ही कॉमन सिपाही होता है जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा कम होती है। तो इंडियंस को सिर्फ सूबेदार की नौकरी दी जाती थी, बाकी जो अफसर थे, लेफ्टिनेंट थे, उनकी नौकरी इंडियंस को नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो ये बात भी जो हजम नहीं होती है कि जो हमारे इंडियन सोल्जर होते हैं, इसलिए ये किसके खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसका और क्या था बच्चे, जो एक्स्ट्रा एलोवेंस वगैरह जो देती है ना, जो आर्मी वगैरह वो पे किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो इंडियंस को वो भी नहीं पे किए जाते थे। इसकी सिंपल एग्जांपल देखो बच्चे, मैं आपको ये देता हूँ कि सपोज करो कि जो इंडिया का बंदा है, ठीक है, अगर कोई बंदा मान लो आर्मी में भर्ती हो गया, ठीक है, अगर बच्चे जो स्पेशल एरियाज है, मान लो कि इंडिया की आर्मी का कोई बंदा, ठीक है, अगर अफ्रीका में या फिर अमेरिका में, ठीक है, वहाँ पे कोई पीस मेंटेन करने के लिए इंडिया भेजती है, ठीक है, तो अगर वो फौजी वहाँ पे जाता है ना, आर्मी का बंदा वहाँ पे जाता है, तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको एलोवेंस कहते हैं या फिर भत्ता वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन सोल्जर को बाहर की कंट्री में लड़ने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन उनको ये एक्स्ट्रा एलोवेंस वगैरह कुछ नहीं दिया जाता था, सिर्फ उनकी जो सैलरी थी थोड़ी या छोटी मोटी सैलरी उनको दी जाती थी, ठीक है, जिससे उनके जो घर का खर्चा था वो भी नहीं चलता था। तो इसलिए जो ये बंदे थे ना, जो सोल्जर काम करते थे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो इन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया, ओके। और एक क्या था बच्चे, फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स, ठीक है। तो जो दिल्ली और जो इलाहाबाद का जो इलाका था ना उस टाइम पे, तो यहाँ पे ज्यादा इंडियंस को रखा जाता था, ठीक है, इंडियंस को ज्यादा रखा जाता था एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ब्रिटिशर्स। ऐसा क्यों था, ताकि ये इंडियंस के दिलों में ना, जो ये फौजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, इनके दिल में ये विश्वास हो चुका, देखो जो ब्रिटेन है ना, वो तो बाहर की लड़ाइयों में बिजी है, ठीक है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी किन के सिर पर है, हमारे इंडियन के सर पे है। तो इसलिए जो ये हमारे फौजी थे ना, ये काफी ज्यादा लोयल हो चुके थे किसके,
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उनके लिए काम कर रहे थे। तो इसको कहते हैं फॉर्वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स, यानी जो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी किनकी थी, सोल्जर की थी, जो इंडियन सोल्जर की थी, ठीक है। और उनको क्या हो गया, उनको ये बैम पड़ गया कि हमारी पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा रखी है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एरिया पे, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी किनकी है, हमारी है। इंग्लैंड तो कहाँ पे बिजी है, बाहर की लड़ाई में, ठीक है। और एक और क्या हो सकता है कि जो यहाँ पे ब्रिटेन के सोल्जर थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा ना लड़ाइयों में हारते जा रहे थे। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट अफगान वॉर होती है, या पंजाब में ये, ठीक है, तो पंजाब में इतने सक्सेसफुल नहीं होते, या संथाल्स वगैरह में, जो बंगाल का एरिया था ना, वहाँ पे एक कम्युनिटी थी जो जंगलों में रहते थे, लोगों को संथाल बोलते थे। तो शुरू में क्या किया संथालों ने, ब्रिटिशर्स की बहुत सारा फाइट किया, ठीक है, और ब्रिटिशर्स को हराया भी। हालांकि देखो ये होता है कि बाद में अफगान भी हार जाते हैं, बाद में अब पंजाब पे भी ये कब्जे कर लेते हैं, बाद में अब ये संथाल लोग होते हैं इनको भी जंगलों से निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू में ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, इनको ये पता लग गया था जब ये लड़ाइयाँ हारे अफगान की वॉर में, जब इन्होंने पंजाब पे अटैक किया, जब ये बंगाल के जंगलों में जो लोग रहते थे जिनको संथाल इन पे अटैक किया था ना, शुरू में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं ये लोग। तो एक तो देखो क्लियर हो गया था कि जो ब्रिटिशर्स को ना ये पता लग चुका था कि हम क्या है, सुप्रीम नहीं है, ठीक है। अगर लोग ये यूनिटी, पूरी यूनिटी के साथ में लड़ेंगे ना, तो हमको क्या किया जा सकता है, हमें हराया जा सकता है, ठीक है। और इसके बारे में देखो, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको कि जो इनको सैलरी वगैरह दी जाती थी ना, वो बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है। तो ये सारे मिलिट्री कॉजेज थे बच्चे जो आपने पढ़ना है। अभी हम पॉलिटिकल कॉजेज भी डिस्कस कर चुके हैं, सोशियो रिलीजियस कॉजेज भी डिस्कस कर चुके हैं, मिलिट्री कॉजेज भी, इकोनॉमिक कॉजेज भी डिस्कस कर चुके हैं, मिलिट्री कॉजेज भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और जो हमारे पास फिफ्थ जो कॉज था, जिसका नाम क्या था, इमीडिएट कॉजेज, लास्ट कारण हमने पढ़ना है, ठीक है, कि ये 1855 का विद्रोह क्यों होता है। ओके, तो इमीडिएट कॉज बच्चे ये था, देखो 1856 से पहले क्या था कि यहाँ पे जो बंदूकें वगैरह यूज़ की जाती थी ना, वो दूसरी कंपनी यूज़ की जाती थी। लेकिन 1856 में क्या करते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी, एक नई वो राइफल लेके आते हैं जिसका नाम क्या था, एनफील्ड राइफल, ठीक है। देखो एनफील्ड राइफल का जो इशू था ना, वो ये था कि सपोज करो ये क्या है, हमारे पास है ये राइफल है, ठीक है। और जो इसका क्या है, कारतूस है, ये सारा क्या है, इसका कारतूस है, ठीक है। देखो कारतूस में समझने की कोशिश करनी है आपको। कारतूस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्ट्रिज बोलते हैं, ठीक है। और इसको ना, जो ये कारतूस है, इसको कहाँ पे भरना पड़ता था, यहाँ पे बंदूक में। जैसे कि आप देख रहे हो ये सबसे पहले देखो बच्चों क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर ना एक वो जो जैसे क्लोथ वगैरह का है ना, कपड़े वगैरह का ना, एक मेम्ब्रेन वगैरह का है ना, यहाँ पे लगी होती थी सील वगैरह। उस सील को ना क्या करना पड़ता था, मुंह से ब्रेक करना पड़ता था, मुंह से तोड़ना पड़ता था, है ना। फिर ऊपर से अगर ये सील टूट जाएगी, है ना, तो उसमें ये बाद में ये पाउडर वगैरह क्या किया जाता था। इसके बाद ये पाउडर ना यहाँ पे गन में ये ऐसे डाला जाता था, ठीक है। गन में डाल के फिर इसको ये ऐसे फिट किया जाता था ताकि ये बुलेट है ना, ये कहाँ फिट हो जाए, इस बंदूक में फिट हो जाए, राइफल में, जिसका नाम क्या था, एनफील्ड राइफल। और फिर इनको चला देते ट्रिगर दबा के, ठीक है। देखो मेन इशू ये था कि जो ये मुंह से काटना पड़ता था ना, ये कपड़े का टुकड़ा जितना भी ये मेम्ब्रेन था, मुंह से काटना पड़ता था, है ना। तो मेन इशू तो यही था। देखो जब भी इसको मुंह से काटना पड़ता था ना, ठीक है, तो उसको थ्रो करना पड़ता था, है ना। अभी एक यहाँ पे ना, मतलब हालांकि ये सच्चाई थी इसमें नहीं थी, ठीक है, तो ये तो कंफर्म नहीं होता, हालांकि ये र्यूमर थी, ठीक है। लेकिन जो इंडियंस है ना, किसी ने मान लो ये अफवाह फैला दी कि जो ये इन्होंने ये लगा रखा है ना कपड़े का, है ना, ये कपड़ा सा इन्होंने लगा रखा है यहाँ पर कारतूस के ऊपर, ये किसका बना हुआ है, इसमें काऊ और पिग की चर्बी का बना हुआ है, यानी गाय और सूर की चर्बी इसमें यूज की गई है, ठीक है। और सोल्जर ने क्या सोचा, भाई अगर हम जो चर्बी है, ठीक है, जैसे कि ये कपड़ा है, ये मान लो चमड़ी का बना हुआ है, गऊ और जो हमारे पास सूर की चर्बी का है, अगर हम उसको मुंह से छीन रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो धर्म है ना वो तो भ्रष्ट हो जाएगा ना, हमारा धर्म क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या करते हैं बच्चे, इसी वजह से क्या करते हैं, अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मंगल पांडे होते हैं ना, सबसे पहले वो अपने जो खुद के ऑफिसर होते हैं ना, उन्हीं को भी मार देते हैं ना, ठीक है। उसका कारण क्या था, यही जो मैंने आपको बताया, एनफील्ड राइफल थी। ये कारतूस जब उनको पता लगता है ना मंगल पांडे को, ठीक है, सबसे पहले मंगल पांडे इस विद्रोह की शुरुआत करता है, क्योंकि वो क्योंकि मंगल पांडे को पहले ये था ना, उनको पता नहीं था कि ये जो कपड़ा ये छीलना पड़ता है मुंह से, ये किसका बना है, ये मांस का बना हुआ है। जब मंगल पांडे को ये पता चला कि ये जो टुकड़ा है ना ये मांस का बना हुआ, तो वो क्या करता है, अपने सीनियर को गोली मार देता है, ठीक है। और यही कारण बनता है, यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसका, 1857 की जो क्रांति होती है, 1857 की क्या है, जो रिवोल्ट था। ओके,
तो यहाँ पे अभी हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो 1855 की लड़ाई थी ये कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है ना, यहाँ पे बहरामपुर, ये कहाँ पे है, बंगाल में पड़ता है, ठीक है। बहरामपुर में, ये डेट याद रख लेना, 26 ऑफ फरवरी 1855 में क्या होता है, ठीक है। तो जैसे बटालियन होती है ना यहाँ पे मिलिट्री में, तो ऐसे ही जो उनकी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री थी ना, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, मंगल पांडे, है ना, मंगल पांडे क्या करता है बच्चे, यहाँ पे अपने सीनियर को क्या कर देता है, गोली मार देता है, ठीक है। तो वहीं से इसे जो 1855 की लड़ाई थी ना, वहीं से शुरू हो चुकी है, ठीक है। और फिर इसके बाद बच्चे क्या होता है कि बराकपुर में, जो बराकपुर भी अभी आपको मैप में दिखाऊंगा मैं, कि बहरामपुर से ये जो विद्रोह है कहाँ पे चला जाता है, बराकपुर में चला जाता है, ठीक है। बराकपुर और जो बहरामपुर है, ये दोनों कहाँ पे बंगाल में है, ठीक है। और ये नेक्स्ट मंथ जो है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि जो 34th नेटिव इन्फेंट्री है ना, यानी आर्मी की दूसरी टुकड़ी है, वो भी किसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, वो भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो चलो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि जो अभी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, किसके बीच में, इंडियंस के बीच में और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। और उस लड़ाई का कारण होने का जो मेन कारण क्या था, वैसे तो बहुत सारे कारण बताए हमने, पॉलिटिकल कॉजेस बताए हैं आपको, इकोनॉमिक कॉजेस बताए हैं, ठीक है, और उसमें हमें मिलिट्री कॉजेस बताए हैं, लेकिन सबसे मेन कारण क्या था, जो इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलो अभी बच्चे क्या, जो लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हुई है, ठीक है, और कौन कौन सी जगह पे लड़ाई हुई है, वहां पे कौन कौन सा इस लड़ाई को हेड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो टेबल मैंने यहाँ पे दे रखा ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। एक तो बच्ची जो दिल्ली में, ठीक है, ये दिल्ली में लड़ाई फैलती है, तो दिल्ली में जो इस लड़ाई को हेड करते हैं, ठीक है, इंडियंस की तरफ से, वो हेड कौन करते हैं, बहादुर शाह। यानी बहादुर शाह क्या करते हैं, इंडियंस की तरफ से ये फाइट लड़ना स्टार्ट करते हैं, किसके साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, ठीक है। हालांकि जो दिल्ली में ना इस लड़ाई को फिर दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, किसके द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन थे, जॉन निकोलस, ठीक है। फिर लखनऊ में, ठीक है, ये दिल्ली है, अगर आपको नहीं पता है तो मैप में देख सकते हो, ये दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में जो यहाँ पे लड़ाई थी ना, तो लड़ाई में इंडियंस की तरफ से कौन यहाँ पे मेन बंदे थे, बहादुर शाह। ऐसे ही लखनऊ में बंदे यहाँ पे देख सकते हो, लखनऊ में जो कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, मान लो जो इस रिवोल्ट को ना, इस लड़ाई को हेड कर रहा था इंडियन की तरफ से, बेगम हजरत महल, ठीक है। तो ये लखनऊ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, लखनऊ है यहाँ पे। और यहाँ पे इंडियंस की तरफ से किसने कमान संभाली हुई है, बेगम हजरत महल, ठीक है। हालांकि जो लखनऊ में इस विद्रोह को दबा दिया जाता है हेनरी लॉरेंस के द्वारा, ठीक है। फिर कानपुर है बंदे, कानपुर यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि ये रहा कानपुर, ठीक है, ये रहा कानपुर, ओके। यहाँ पे जो इस विद्रोह को हेड कर रहे थे ना यहाँ से, वो कौन कर रहे थे, नाना साहिब थे, ठीक है। आगे मैं इनको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे इस कानपुर में जो विद्रोह को कुचलने का काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, वो किसने किया, कॉलिन कैंपबेल ने किया, ठीक है। यानी विद्रोह यहाँ पे कानपुर में स्टार्ट हुआ और उसको बाद में कुचल दिया गया, किसके द्वारा कुचला गया या खत्म किया गया, सर कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। फिर झांसी और ग्वालियर का एरिया है, ये झांसी है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे ग्वालियर का एरिया है। तो यहाँ पे जो हेड थी ना झांसी में, वो लक्ष्मीबाई थी, और यहाँ पे जो ग्वालियर में कौन देख रहा था, तांतिया टोपे, ठीक है। और बाद में जो ह्यूज रोज है ना, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इस विद्रोह को क्या कर देते हैं, ये खत्म कर देते हैं, कहाँ से, झांसी और ग्वालियर के एरिया से, ठीक है। और बरेली में बच्चे कौन हेड कर रहा है, यहाँ पे बरेली यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये दिल्ली के नजदीक की बरेली है, जो कि यूपी में पड़ती है, ठीक है। बरेली में कौन लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं, यहाँ पे खान बहादुर खान, ठीक है। और यहाँ पे बरेली में जो विद्रोह है बाद में किसने कुचला यहाँ पे, ठीक है, वो कॉलिन कैंपबेल ने, ओके। फिर बिहार में ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है, बिहार में कौन अगुवाई कर रहे हैं इंडियन की तरफ से, कुंवर सिंह। और बाद में ये जो विद्रोह था ना बिहार में, किसने कुचला यहाँ पे या किसने खत्म किया, विलियम टेलर है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जाता है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि यहाँ पे दिल्ली में ना जो इंडियन की तरफ से इस विद्रोह में पार्टिसिपेट कर रहा था या फिर जो इसको हेड कर रहा था, वो कौन थे, बहादुर शाह। फिर पूछेंगे लखनऊ में कौन हेड कर रहा था, बेगम हजरत महल, ठीक है। फिर कानपुर में पूछेंगे नाना साहिब, झांसी में कौन हेड कर रहा था, लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे। और बरेली में कौन हेड कर रहा था इंडियन की तरफ से, खान बहादुर खान। और बिहार में
नाम है कौन थे, कुंवर सिंह, ठीक है। और ये भी आपने ये तीनों बच्चे जो कॉलम है ना ये आपने याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो ये मेन जो निचोड़ है ना उस पूरे लेसन का ये यही है कि कौन कहाँ पे जो इस लड़ाई को हेड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी एरियाज हैं जो मैप में आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, कि जो मेरठ का कहाँ पे, दिल्ली कहाँ, बरेली कहाँ पे, है ना, ये वाले एरियाज, ये इन्हीं वाले एरिया में क्या होता है, ये जो विद्रोह है ना वो स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो बच्चे हम ये पढ़ चुके हैं कि 1857 का विद्रोह है क्या था, ठीक है। ये विद्रोह क्यों हुआ था, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे कारण थे, वो कारण हमें डिस्कस कर चुके हैं। ये रिवोल्ट क्यों स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और रिवोल्ट ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कौन कौन इस विद्रोह को ऐड कर रहे हैं, हम ये भी कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो बच्चे अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये जो रिवोल्ट था ना ये कैसे कैसे करके फैलता है, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले क्या है, देखो ये विद्रोह है ना ये बहरामपुर में स्टार्ट होता है, आपको बता चुका हूँ मैं, है ना, कि वहाँ पे जो सिपाही थे ना, ठीक है। मंगल पांडे क्या करता है, वो मंगल पांडे क्या करता है, अपने उसको मार देता है, ठीक है, अपने सीनियर को मार देता है, ठीक है। क्यों मारता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो हम ये कारतूस यूज करना स्टार्ट नहीं करेंगे, ये कारतूस तो किसके बने हुए हैं, चर्बी से बने हुए हैं, गांव और सूर की। तो अगर हम ये अपने मुंह से छीलेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा धर्म है वो क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारा धर्म क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट देखो बेटे डेट थोड़ी सी याद रखना, कभी याद रखते तो ये 26 फरवरी की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या है, देखो मार्च के मंथ में ये विद्रोह है ना ये कहाँ चला जाता है, बराकपुर में चला जाता है, ठीक है। और वहाँ पे कौन सी इन्फेंट्री, कौन सी आर्मी की टुकड़ी यहाँ पे इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ रही है, 34th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। तो बच्चे ये पूछते हैं कि बराकपुर में कौन सी आर्मी की टुकड़ी थी, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, और बराकपुर में है, देखो ये बराकपुर और जो बहरामपुर है ना दोनों कहाँ पे हैं, बंगाल में है। लेकिन यहाँ पे कौन सी आर्मी टुकड़ी ने विद्रोह किया, यहाँ पे 34th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। फिर ये बच्ची जो विद्रोह है ना ये कहाँ पे चला जाता है, फिर ये विद्रोह चला जाता है मेरठ में, ठीक है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, थोड़ा सा पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये विद्रोह कहाँ पे स्टार्ट होता है, सबसे पहले देखो ये विद्रोह है ना, ठीक है, ये बहरामपुर में स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे बहरामपुर है, ठीक है। फिर ये विद्रोह कहाँ पे चलाता है, फिर बराकपुर है, फिर विद्रोह यहाँ पे आता है, ठीक है। यानी आप देख रहे हो कि ये लड़ाई है ना ये धीरे धीरे करके फैलती जा रही है, ठीक है। और इसके बाद ये लड़ाई है ना ये फैलती कहाँ पे चली गई है, मेरठ में चली गई है, ठीक है। ये यहाँ पे मेरठ में, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो बराकपुर में बाद में ना जो ये लड़ाई है कहाँ पे पहुंच जाती है, मेरठ में पहुंच जाती है, ठीक है। मेरठ देख लेना आप, अभी यूपी का जो एरिया है ना उसी में मेरठ है, तो यहाँ पे मेरठ है, ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेरठ है, अभी ये फाइट कहाँ पे पहुंच चुकी है, मेरठ में पहुंच चुकी है, ठीक है। मेरठ में बच्चे ये लड़ाई क्यों हुई, देखो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो वहाँ पे 85 जो सोल्जर होते हैं ना, है ना, वो मना कर देते हैं कि भाई हम जो चर्बी वाले कारतूस है ना वो हम नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये अनाउंस करते हैं ना यहाँ पे 85 सोल्जर ये अनाउंस करते हैं कि हम जो चर्बी वाले कारतूस नहीं चलाएंगे, तो इनको क्या की जाती है, 10 साल की सजा सुनाई जाती है इनको, जो 85 सोल्जर थे, ठीक है। ये 10 साल की सजा इनको सुनाई जाती है। फिर जैसे इनको 10 साल की सजा सुनाई जाती है ना, तो इससे क्या होता है कि पूरा मेरठ ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़ा हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं जेल के आसपास, और एट द एंड जो जेल से ना इनको फ्री करना पड़ता है, इनको रिहा करना पड़ता है कि इनको 85 सिपाही, ठीक है। फिर ये विद्रोह कहाँ पे चला जाता है, फिर ये विद्रोह पहुंचता है दिल्ली में, ठीक है। देखो बच्चे दिल्ली में ना जो इस विद्रोह के ना जो मुगल का ये लास्ट किंग था, ठीक है, थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो, ये बहादुर शाह सेकंड थे, ठीक है। ये मुगल से मतलब जो रेड फोर्ट में रहा करते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे ये जो लोग थे ना, ये देखो ये पहले बहरामपुर पहुंचते हैं लड़ते लड़ते, फिर ये बराकपुर आ जाते हैं, ये विद्रोह यहाँ पर, फिर मेरठ में ये विद्रोह होता है क्योंकि 85 सिपाही इनको निकाल दिया जाता है कंपनी, इनको जेल कर दी जाती है, ठीक है। फिर ये लोग क्या सोचते हैं, चलो दिल्ली की तरफ से चलते हैं। दिल्ली में देखो यहाँ पे रेड फोर्ट में जो बैठा है राजा, वो कौन था, वो बहादुर शाह सेकंड था, ठीक है। और ये बहादुर शाह में देखो ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ पावर थी, नहीं, ये सिर्फ नाम का ही राजा था, क्योंकि इनको सिर्फ ये था, जो ये बहादुर शाह सेकंड था ना, इनको पेंशन वगैरह दी जाती थी, किसके द्वारा,
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, पावर कोई थी नहीं इनके पास में, ठीक है। लेकिन लोग फिर भी एक उम्मीद देखते हैं कि जो ये राजा है ना बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा राजा होगा, ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस राजा की रेख देख में ना जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना इसको निकाल फेंकेंगे, ठीक है। हालांकि देखो जो इनकी लोगों की उम्मीदें होती हैं इतनी खास खरी उतरती नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा इनको सक्सेस मिलती है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स उनको मार देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंदों को मार देते हैं। लेकिन एट द एंड होता है जो दिल्ली में जो ये विद्रोह था ना, इस लड़ाई है ना, इस लड़ाई को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। और एट द एंड जो यहाँ पे राजा था ना, ठीक है, उसको कहाँ पे भेज देते हैं, ये म्यांमार यंगून में भेज देते हैं, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और फिर 1862 में क्या होता है, जो बहादुर शाह सेकंड होते हैं यंगून में, ठीक है, इतनी दूर यहाँ पे जेल में भेज दिया जाता है, 1862 में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जी थोड़ा सा ये मैप आपने फिर से देखना है। देखो सबसे पहले ये विद्रोह था कहाँ पे स्टार्ट हुआ, बहरामपुर में, फिर ये बैराकपुर पहुंचा, अभी ये विद्रोह था, लड़ाई थी, ये धीरे धीरे करके कहाँ पे फैलना स्टार्ट कर दिया, मेरठ में, फिर ये दिल्ली में चली गई है। दिल्ली में जो यहाँ पे किसके अंडर काम कर रहे हैं ये जो लोग किसके अंडर लड़ रहे थे, बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। और इन्होंने एक टाइटल भी दे दिया था कि एम्पर ऑफ इंडिया, ठीक है, कि हमारा राजा अभी कौन होगा, बहादुर शाह सेकंड होगा, ठीक है। और बच्चे इसके बाद जो ये फाइट थी ना, ये कहाँ पे पहुंची है, लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, लखनऊ ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये फाइट फिर इसके दिल्ली के बाद में कहाँ पहुंची है, लखनऊ में पहुंची है, ठीक है। और लखनऊ में यहाँ पे कौन हेड कर रहा है, यहाँ पे बेगम हजरत, ठीक है, बेगम हजरत यहाँ पे जो इंडियंस की तरफ से लड़ रही थी, ठीक है। हालांकि देखो बाद में क्या होता है, जो लखनऊ में जो ये बेगम हजरत होती है ना, ये फीमेल बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश को मारते हैं, लेकिन एट द एंड जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना इनको हरा देते हैं लखनऊ में, और ये कहाँ भाग जाती है, नेपाल में भाग जाती है, ठीक है। और बच्चे कानपुर में क्या था, कानपुर में क्या हो रहा है, देखो वहाँ पे कानपुर में कमांड किसने संभाली हुई थी इंडियन की तरफ से, नाना साहिब, ठीक है, नाना साहिब थे यहाँ पे। लेकिन नाना साहिब हालांकि जो स्टार्टिंग में ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं, फिर बहुत सारे ब्रिटिशर को मारते हैं, लेकिन एट द एंड जो कानपुर में क्या है, जो नाना साहिब है इनको हरा दिया जाता है, ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत जाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके ये लड़ाई है ना, ये कानपुर से खत्म कर दी जाती है, ठीक है, 1857 में। और जो ये नाना साहिब ना ये भाग जाते हैं नेपाल की तरफ, ठीक है। और इसके बाद जो इसके जनरल थे ना, ठीक है, जो उसके कमांडिंग ऑफिसर थे तांतिया टोपे, वो कहाँ पे भाग जाते हैं, वो भी नेपाल की जगह एक जो है जगह है, ठीक है, जिसको कालपी कहते हैं, ये कालपी में भाग जाते हैं, ठीक है। देख रहे हो तो ये विद्रोह यहाँ भी खत्म हो चुका है। बहरामपुर से स्टार्ट हुआ था, बैराकपुर पहुंचता है, मेरठ पहुंचता है, दिल्ली पहुंचता है, लखनऊ पहुंचता है, कानपुर पहुंचता है, ठीक है। और फिर ये एट द एंड कहाँ पहुंचता है, झांसी में, ठीक है। तो ये जून 1857 में ये विद्रोह था ना, कहाँ पहुंचता है, ये झांसी में पहुंचता है। झांसी में जो हेड कौन कर रही थी इस विद्रोह को, हेड कर रही थी यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मी आपको पूरी डिटेल में बता चुका हूँ पहली वीडियो में, ठीक है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो रानी लक्ष्मीबाई को स्टार्टिंग में क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पूरी जान से लड़ती है, ठीक है, पूरी ताकत से लड़ती है, ओके। लेकिन बाद में क्या होता है, देखो ये जो रानी लक्ष्मीबाई है ना, ठीक है, इसको मार दिया था, ये लड़ाई में शहीद हो जाती है, ठीक है। और फिर तांतिया टोपे देखो इसकी हेल्प करते हैं ग्वालियर में आके, ठीक है। देखो ग्वालियर में ठीक है, जो रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे दोनों लड़ते हैं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ना झांसी से भाग के यहाँ पे आती है ग्वालियर में, ठीक है। यहाँ पे दोनों लड़ते हैं और दोनों को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो रिवोल्ट था ना, ये बैराकपुर से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके ये इतना एरिया ये अपने चपेट में ले लेता है, ठीक है। इतना बड़ा एरिया में लोग क्या करते हैं, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे ब्रिटेन के लोगों को मार देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को मार देते हैं, ठीक है। फिर हौली हौली करके बच्चे क्या करता है कि जो इन एरिया में ना, इसको ब्रिटेन के लोग क्या करते हैं, ब्रिटेन के जो सोल्जर होते हैं इनको फ्री करवा लेते हैं, ठीक है। यानी जो यहाँ पे लड़ रहे थे ना इंडिया की तरफ से, है ना, तो उनको मार के ये एरिया फिर क्या है, इस विद्रोह को किसी न किसी तरीके से क्या कर दिया जाता है, बच्चे कुचल दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चे ये टेबल है ना, थोड़ा सा एक टेबल ये आप दोबारा से देखो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही इस लेसन का क्या है, बेस होने वाला है, ओके। चलो अभी आपको याद हो गया कि दिल्ली में जो कमांडिंग ऑफिसर, दिल्ली में जो यहाँ पे कमान संभाली हुई इंडियन की तरफ से कौन है, बहादुर शाह। और बाद में इस विद्रोह को ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं दबा देते हैं, जॉन निकोलस, ठीक है। लखनऊ में कौन लड़ती है, हजरत महल लड़ती है, और फिर विद्रोह को कौन दबाते हैं, हेनरी लॉरेंस। फिर कानपुर में जो कौन लड़ती है इंडियन की तरफ से, नाना साहिब।
और सर निकोलस यहाँ पे दबा देते हैं, ठीक है। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, ग्वालियर में तांतिया टोपे थे, बरेली में खान बहादुर खान थे, ठीक है। और फिर बाद में कॉलिन कैंपबेल इसको दबा देते हैं, विद्रोह था, ठीक है। तो बच्चे ये देख रहे हो आप यहाँ पे कि जो ये विद्रोह है ना, ये लड़ाई थी, ठीक है। ये फर्स्ट ऐसी लड़ाई थी, देखो जो 1600 से लेके ना 1600 में जब ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में आए थे, है ना, ट्रेड करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे करके इन्होंने 1857 तक आते आते देखो हमारे जो इंडियंस है ना 1857 तक आते आते इन्होंने पूरे इंडिया पे ही आप कह सकते हो कि अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। पूरे इंडिया इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। और लोगों को ना 1857 में जाके पता चला कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये तो हमें लूट रही है। तब जाके ये लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं और इसी लड़ाई को क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर 1857 विद्रोह था, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 1857 का विद्रोह क्या था, या फिर इसको 1857 का रिवोल्ट भी कहते हैं, विद्रोह भी कहते हैं, 1857 की क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। इसी को ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, यानी इसी विद्रोह में, इसी लड़ाई में लोगों ने जागरूक होना स्टार्ट कर दिया था कि जो ये ब्रिटेन है ना, ठीक है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हमें लूट रही है। इसी की वजह से जो हमारी हालत है ना बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, ठीक है। चलो, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये 1855 का विद्रोह था, ये स्टार्ट क्यों हुआ, क्या क्या इसके कारण थे, ठीक है। और ये विद्रोह कहाँ कौन सी प्लेसों पे, कौन से प्लेसों पे ये जो विद्रोह था उसको हेड कर रहे थे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि जो ये विद्रोह था ना, है ना, इसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या निकला, चलो पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। देखो बच्चे, जो ये 1855 का विद्रोह है ना, सबसे पहले तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि यहाँ पे ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी का रूल यहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है। कंपनी का रूल बच्चे कैसे खत्म हो जाता है यहाँ पे, तो वो आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। देखो बच्चों, 1857 में ना, 1857 का जब विद्रोह हुआ उससे पहले क्या था ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है। ये 1857 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1857, ठीक है। 1857 से पहले क्या था, देखो जो यहाँ पे ना पूरे इंडिया को कौन कंट्रोल करती थी, पूरे इंडिया को कौन कंट्रोल करती है यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कंट्रोल करती है पूरे इंडिया को, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर मिलती थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन चलाते थे, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते हैं, ये कंपनी को मिलकर चलाते थे, ठीक है। और फिर गवर्नर जनरल क्या करता था, गवर्नर जनरल ये हेड था इंडिया का उस टाइम पे, ठीक है। यानी आप देख रहे हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और एक जो डायरेक्टर्स हैं ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते हैं, कि आपको पता है कि कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते हैं, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी को मिलकर चलाते थे, ठीक है। और कंपनी को जितना ही फायदा हो रहा था ना, कंपनी को फायदा हो रहा था, ठीक है। और जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे जब वो ब्रिटेन में आते थे, बहुत सारे यहाँ पे पैसा ले जाते थे, ठीक है, सोना ले जाते थे हमारे इंडिया से। तो जो वहाँ पे ना ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी ना, वहाँ पे पार्लियामेंट थी जो ब्रिटेन में, लंदन में, तो उनको शक होने लग गया था किनकी एक्टिविटीज पे, कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं इतनी ज्यादा अमीर क्यों हो रहे हैं। अमीर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इंडिया में जाके क्या कर रहे हैं, लूट फाड़ में जा रहे हैं, ठीक है। तो तब जाके जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट स्टार्ट करती है कि धीरे धीरे करके ना हमने क्या करना है, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, इसको हमने धीरे धीरे करके क्या करना है, खत्म करना है। ये कंपनी से ये सारी पावरें छीन के यहाँ पे अभी मालिक कौन बनेगा, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो मालिक बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो तब था बच्चे। ये क्या करते हैं, देखो जो 1858 में ना ये एक एक्ट लेके आते हैं, ठीक है, एक कानून बनाते हैं, जिसको क्या कहता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। इस कानून के आने से क्या होता है, ये सारे चेंजेस होते हैं जो कि मैं इस टेबल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब ये कानून नहीं आता तो क्या था, मैं आपको बता चुका था कि सारी की सारी पावर किसके पास में थी, कंपनी के पास में थी, कंपनी के पास में थी और उनके डायरेक्टर के पास में थी, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थी। जितना चाहे वो लूट मार जा सकते थे, जितना चाहे वो टैक्स लगा सकते थे, सारा प्रॉफिट किसको हो रहा था, कंपनी को हो रहा था। और ब्रिटेन की गवर्नमेंट में इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन इस कानून के आने से ये हुआ कि जो कंपनी का रूल यहाँ से खत्म हो गया, और जो यहाँ पे ना अभी मालिक, इंडिया का मालिक अभी कौन बन के बैठ गया, अभी जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी। और ब्रिटेन में अगर आपको पता होगा तो वहाँ पे क्या है, मोनार्ची है, यानी वहाँ पे किंग या क्वीन क्या होती है, पूरे कंट्री की हेड होती है, ठीक है। अभी देखो जो किंग या क्वीन होगी ना, वहाँ की क्वीन उस टाइम पे रानी विक्टोरिया थी, तो अभी मालिक कौन बन गई इंडिया की, रानी विक्टोरिया। जो 1858 का जो कानून आया था, इससे पहले कौन मालिक था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो देखो एक तो ये फायदा हुआ 1858 का, ये जो
कानून आया, ठीक है, कि इससे कंपनी की जो मलकियत थी ना, कंपनी की जो ओनरशिप थी वो खत्म हो गई, ठीक है। और इंडिया को किसने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, ठीक है। और चेंजेस क्या हुआ यहाँ पे इस कानून के आने से, इस कानून के आने से ये हुआ कि जो यहाँ पे डायरेक्टर्स वगैरह थे ना, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह थे, इनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। और इनकी जगह पे एक नया बंदा बिठाया गया जिसका नाम क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो कि सपोज करो ये ब्रिटेन है यहाँ पे, ठीक है, ब्रिटेन है और ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट है यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट होती है जो कि लॉ वगैरह बनाती है, ओके। तो इसी जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट का ना एक बंदे को अपॉइंट कर दिया गया और इसको कौन सी पोस्ट दे दी गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। सारी की सारी पावर किसको दे दी गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। हालांकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये कौन है, ब्रिटेन में जो कैबिनेट का मेंबर है, ठीक है, ये अभी सारी की सारी पावर इसको दे दी गई, ठीक है। और क्या चेंजेस, और बच्चे जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, इसको 15 मेंबर की काउंसिल दी जाती है, यानी 15 मेंबर इसको दिए जाते हैं काम करने के लिए, जो कि क्या घुमाएंगे, ये मिलके इंडिया पे अपना कब्जा करेंगे, यानी इंडिया के जो काम कर रहे हैं उनको देखेंगे, ठीक है। और जो इनको सैलरी दी जाएगी ना, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नई पोस्ट क्रिएट की गई है, हालांकि देखो कंपनी का तो अभी कंट्रोल खत्म हो चुका है, कंपनी तो खत्म हो चुकी है ना, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, और जो 15 मेंबर की इसको काउंसिल दी गई है, इसकी जो सैलरी है ना, कौन पे करेंगे, इंडियंस पे करेंगे, ठीक है। और क्या होता है बच्चे, जो मैंने आपको बताया था कि जो 1858 का जो कानून आता है ना, इससे पहले क्या था, मालिक इंडिया का हेड कौन हुआ करता था, गवर्नर जनरल हेड हुआ करता था, ठीक है। अभी कौन इंडिया का हेड होंगे, तो जो गवर्नर जनरल को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, वाइस रॉय के द्वारा, ठीक है, वाइस रॉय के द्वारा। यानी वाइस रॉय कौन है, जो किंग और क्वीन है उनका ये पर्सनल एज ए सेक्रेटरी काम करेंगे, ठीक है। यानी ये किसी लिए काम करेंगे, क्वीन के लिए काम करेंगे, राजा के लिए काम करेंगे इंग्लैंड के, ठीक है। इसका नाम क्या था, तो सबसे पहले जो वाइस रॉय बनते हैं उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो बच्चे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो 1858 का जो कानून आया ना, उसके आने से क्या बदलाव हुए। बदलाव ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको खत्म कर दिया गया और इसकी जगह में नई पोस्ट बनाई गई, जिसका इस पोस्ट का नाम क्या है, वाइस रॉय। और सबसे पहले जो बंदे वाइस रॉय बनते हैं उसका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसके अलावा बच्चे और क्या थे कि जो 1858 का जो ये कानून आया ना, उसके आने से एक और चेंज होता है कि पहले क्या था कि जो ऑफिसर लेवल की पोस्टें होती थी ना, जैसे कि कोई इंडियंस था वो ऑफिसर नहीं बन सकता था, ठीक है। उनको सिपाही की पोस्ट, सूबेदार की पोस्ट सिर्फ दी जाती थी, ठीक है। और इस कानून के आने से ये हुआ कि जो अभी इंडियंस है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं अभी। यानी ये अपॉर्चुनिटी किसके द्वारा दी गई कि ये कानून आया, ठीक है, 1858 में जाके। और इस कानून का नाम क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। तो चलो बच्चे, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 1857 का विद्रोह था ना, ठीक है, एक तो फायदा ये हुआ यहाँ पे इंडिया में कि जो कंपनी की ओनरशिप थी ना वो खत्म हो चुकी थी। अभी कंपनी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था और उसकी जगह पे जो ये इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में चला गया था, किंग के हाथ में, ठीक है। वहाँ की जो किंग या क्वीन थी ना, रानी विक्टोरिया, तो अभी इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में चला गया था, क्वीन के हाथ में चला गया था, ठीक है। एक तो ये फायदा होता है इंडिया में। और दूसरा बच्चे क्या होता है, दूसरा फायदा ये होता है इनके 1857 विद्रोह है ना, उसका नतीजा ये रहता है कि जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, जो मैंने बताया आपको कि इंग्लैंड में जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, हेड होता है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, वहाँ पे राजा या रानी हेड होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे रानी कौन थी, रानी विक्टोरिया थी। और ये कुछ ना ये अनाउंसमेंट करती है, ठीक है। ये अनाउंसमेंट क्या करती है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो ये फोटो है, किसकी फोटो है, ये रानी विक्टोरिया की फोटो है, ठीक है। तो ये कुछ बातें कहती है ना। हालांकि ये बातें खुद नहीं कहती है, ये बातें कौन कहते हैं, ये एक मीटिंग होती है यहाँ पे 1 नवंबर 1858 में, ठीक है। और जो फर्स्ट वाइस रॉय थे, है ना, लॉर्ड कैनिंग, मैं आपको बता चुका हूँ ना कि नई पोस्ट क्रिएट हुई है वाइस रॉय की। तो वाइस रॉय यहाँ पे रानी की तरफ से अनाउंसमेंट करते हैं। क्या अनाउंसमेंट करते हैं, एक तो ये अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई चलो ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना काफी ज्यादा जालिम थी, ठीक है, आपके जो रिलीजन वगैरह में काफी ज्यादा इंटरफेरेंस करती थी, है ना। अभी ये रानी कहती है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम आपकी जो धार्मिक है, जो रिलीजियस मैटर है ना, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। आप जो आपके रिलीजियस मैटर है आप लोग ही देखोगे इसमें, ठीक है। दूसरा ये रानी ये कहती है कि अभी हम आपको क्या देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, ठीक है।
और आप जितना चाहो पढ़ सकते हो, मान स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह खुलवाएंगे हम यहाँ पे इंडिया में, और आपको अपनी एबिलिटी के साथ में आपको अपनी क्षमता के हिसाब से नौकरी मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया था ना मैंने आपको कि जो इंडियंस थे उनको सूबेदार की नौकरी से बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती थी। अभी रानी ये अनाउंसमेंट करती है कि अभी आप क्या कर सकते हो, बड़ी पोस्ट में ऑफिसर वगैरह बन सकते हो, ठीक है। एक ही अनाउंसमेंट करती है। और यहाँ पे रानी विक्टोरिया क्या अनाउंसमेंट करती है, एक ये कहती है कि जो इंडस्ट्री वगैरह है ना, हम उद्योग वगैरह इंडिया में लगाना स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो इंडिया के बंदे यहाँ पे काम करेंगे, अगर इंडिया के बंदे यहाँ पे इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, कंपनी वगैरह में काम करेंगे, तो उनको पैसा मिलेगा और पैसे से उनकी रोजगार, जो उनका घर बार है उसके खर्चे चलेगा, ठीक है। तो रानी विक्टोरिया की ये अनाउंसमेंट करती है। और एक क्या प्रमोट करती है कि यहाँ पे ना हम इंडिया में क्या बनवाएंगे, जैसे कि कोई सपोज फॉर एग्जाम्पल ले लो, जैसे स्कूल वगैरह बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन वगैरह बनाएंगे जो कि पब्लिक के लिए है, ठीक है। स्कूल वगैरह बनाएंगे, ये सारा कुछ कहती है अपनी अनाउंसमेंट में। एक और क्या करती है कि हम जो जिन लोगों ने क्या किया, 1857 की लड़ाई हुई है ना, है ना, 1857 की लड़ाई हुई है, इनमें पार्टिसिपेट किया है और उनको जेलों में भर दिया गया था, मैंने आपको बता चुका था, ठीक है। उनको जेलों में भर दिया गया है, उन लोगों को हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिहा कर देंगे, फ्री कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक बार और ये क्लियर करते हैं कि देखो 1857 में जो इंडियंस ने ना ब्रिटिशर्स को मारा था, उनको हम क्या करेंगे, माफ नहीं करेंगे, बाकी लोगों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको हम माफ कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी अनाउंसमेंट कौन करती है, ये सारी अनाउंसमेंट्स कौन करती है, रानी विक्टोरिया करती है, ठीक है। और ये चलो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ना कि जो 1857 का विद्रोह था उसके बाद क्या क्या होता है, उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उसकी पावर छीन लेते हैं, कौन, किंग या क्वीन छीन लेते हैं, रानी विक्टोरिया के पास सारी पावर चली जाती है। और फिर जो रानी विक्टोरिया है ये कुछ ना कुछ प्रोक्लेमेशन करती है, यानी अनाउंसमेंट करती है, बहुत सारी अनाउंसमेंट करती है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और बच्चे इसके बाद क्या था ना, इसके बाद ये मुगल थे ना, उनका एंड हो चुका था। देखो अगर आप लोगों को पता होगा, मैंने पढ़ाया था आपको कि जब ये विद्रोह कहाँ पे फैला था, ये विद्रोह दिल्ली में फैला था ना, तो दिल्ली में इसको हेड किया था बहादुर शाह ने, ठीक है। फिर बहादुर शाह को देखो जो मुगलों का हेड था, लास्ट हेड था, उसको कहाँ पे भेज दिया था, म्यांमार भेज दिया था, यंगून जेल में, ठीक है। और वहाँ पे उनकी डेथ होती है। तो जैसे ही बहादुर शाह की डेथ होती है ना, तो ये मुगल अंपायर था ना इंडिया से, तो ये भी खत्म हो चुका था, ठीक है। इसके बाद पेशवा था। देखो जो पेशवा थे, पेशवा जैसे कि नाना साहिब थे ना, नाना साहिब मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको, हालांकि ये नेपाल भाग जाते हैं, भाग में इसको मार भी दिया जाता है, ठीक है। ये लास्ट पेशवा थे। इसी के साथ में जो पेशवा थे ना इंडिया में, ठीक है, मराठास थे, वो भी क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ओके। तो इसके बाद में बच्ची और क्या यहाँ पे रिजल्ट होते हैं 1857 में। एक ये है कि यहाँ पे जो रिलेशन है ना विद प्रिंसली स्टेट, है ना। देखो थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करूँगा कि सपोज करो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया था। तो यहाँ पे ना कुछ राजे रहा करते थे, ठीक है। राजा सपोज करो यहाँ पे राजा ए रहता है, ठीक है, और यहाँ पे राजा बी रहता है, ओके। तो ये ना ब्रिटेन ने यहाँ इनको कह दिया था कि भाई अभी क्या कर सकते हो आप, कि अभी आप अपना राज्य वगैरह ना संभाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेन शक्तियाँ होंगी ना वो तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट के पास है। हालांकि आप अपने राज्य वगैरह के कुछ अफेयर देख सकते हो, ठीक है, इसमें हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो ऐसे ही क्या था यहाँ पे, तो ये तो यहाँ पे राजे रजवाड़े थे, यहाँ पे रूल किया करते थे। ऐसे ही यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेट कम थे, जैसे कि आज आप पंजाब है, हरियाणा है, तो उस टाइम पे जो स्टेट थे ना बहुत ज्यादा कम थे, ठीक है। और जो राजा के एरिया था ना, जो जहाँ पे राजा रूल किया करते, उन एरिया को क्या कहा जाता था, प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, ठीक है। और जो बाकी स्टेट थे जैसे कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैसूर हो गया, तो ये स्टेट बहुत ज्यादा कम थे, ठीक है। तो एक इन्होंने कंडीशन रखी यहाँ पे ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने, जो क्वीन विक्टोरिया होती है, कि आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अपना राज्य वगैरह देख सकते हो, लेकिन हेड आपको किसको मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा, यानी रानी क्वीन को क्या मानना पड़ेगा, हेड मानना पड़ेगा। आप अपना जो राज्य है जैसे पहले जाते थे ऐसे आप देख सकते हैं, हम आपकी जो जमीन वगैरह है वो नहीं छीनेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया किसके साथ, हम प्रिंसली स्टेट के यानी राजे रजवाड़ों के साथ में, ठीक है। और क्या यहाँ पे नतीजा निकलता है, जो 1857 की क्रांति होती है, कि ये ब्रिटिशर्स है ना, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हिंदू को मुसलमानों के साथ लड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ब्राह्मण को क्रिश्चियन के साथ में, ठीक है। और जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको खिलाफ कर देते हैं, किसके खिलाफ कर देते हैं, ये जो अनएजुकेटेड इंडियंस हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं, यानी फूट पाओ और राज करो, ठीक है। ऐसे ही बच्चों क्या था, यहाँ पे एक और नतीजा निकलता है 1857 कि यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ना,
ये बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर होने लग गया था। क्यों? अभी देखो ब्रिटिशर्स को ये पता लग गया था कि जो हम यहाँ पे इंडिया में ना ज़्यादा देर तक टिकने वाले नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने ना क्या किया था कि जो इंडियंस थे ना, इनको ना तो ये क्लब वगैरह में जाने देते थे, क्लब वगैरह में सिर्फ गोरे लोग ही जा सकते थे, ना पार्क वगैरह में एंट्री करने दी जाती थी। पार्क वगैरह में सिर्फ कौन बैठते थे? जो गोरे लोग हैं वो बैठते थे। होटल्स वगैरह में इंडियंस की एंट्री नहीं थी, ठीक है। उनको सेपरेट होटल्स में, मान लो कि जो ब्रिटिश लोग हैं उनके लिए सेपरेट होटल्स थे, उन वहाँ पे सिर्फ गोरे लोग ही जाएंगे, इंडियंस की वहाँ पे एंट्री नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी जो रेसिज्म आप कह सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद में। और एक ये फॉरेन पॉलिसी लेके आते हैं, कौन लेके आते हैं? जो रानी विक्टोरिया है, ठीक है। हालांकि फॉरेन पॉलिसी तो क्या थी, ये सिर्फ क्या करना चाहते थे, अपना जो एम्पायर था ना इंडिया में, इसको बचाना चाहते थे, ठीक है। और ये इंडिया को यूज करना चाहते थे किसके लिए? पैसे के लिए, ताकि ये क्या है, ये इस राज्य को ना और भी बढ़ा सकें, जैसे कि चाइना वगैरह में, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो ब्रिटिश का एम्पायर और बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, इंडिया को यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो गोरे और जो इंडियंस है ना, इनके बीच में दरारें और भी बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि जो गोरे लोग थे ना, इनमें ये अपने आप में ये एक भावना थी, फीलिंग्स थी कि हम क्या है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, और जो इंडियंस हैं हमारे नौकर हैं, हमारे लिए काम करने हैं, सिर्फ हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है। इनको बोलने वगैरह का हक नहीं दिया जाता था, ठीक है। अगर बोलते इनको मारते वगैरह थे। और क्या था, रिलीजियस वगैरह में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए, जैसे कि ये कहा गया कि अभी हम आपके क्या करेंगे, रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। और चेंजेस क्या किए गए कि जो न्यूज़पेपर वगैरह थे, है ना, पहले आर्मी वगैरह में भेजने अलाउड नहीं थे, ठीक है। अभी ये न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है, राशन वगैरह कहाँ पे भेजना स्टार्ट कर दिया, ये सब कहाँ पे भेजना स्टार्ट कर दिया, बच्चे भेजना बंद कर दिया इन्होंने, सॉरी माफ करना, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर वगैरह थे ना, जो राशन वगैरह थे, या फिर जो की एरियाज होते थे, ठीक है, जहाँ पे सपोज करो जहाँ पे हथियार वगैरह पड़े हुए हैं, तो अभी आर्मी में ना वहाँ पे इंडियंस को जाना मना कर दिया। यानी अभी सिर्फ जो ये स्ट्रेटेजिक एरिया है ना, ठीक है, जैसे कि कहीं पे मान लो गोला बारूद रखा हुआ है, तो वहाँ पे इंडियंस को ये अपॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है, वहाँ पे गोरे लोग हैं। क्यों? क्योंकि ताकि जो इंडियंस है ना, वो ये जो यहाँ पे हमारे पास एमुनिशंस वगैरह हैं, उसको उठा के कभी ये फिर ना ब्रिटिश को मारना स्टार्ट ना करते हैं, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर वगैरह थे ना, वो आर्मी में ले जाना बंद कर दिया, क्योंकि देखो जो ये 1857 की क्रांति थी ना, ये बहुत ही बड़े स्केल पे थी, ठीक है। हालांकि ये नॉर्थ तक लिमिटेड थी, लेकिन फिर भी जो न्यूज़पेपर वगैरह बंद कर दिए, ताकि जो इंडिया में, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो सिपाही काम कर रहे हैं ना, सोल्जर वगैरह, उनको ये पता ही ना चल सके कि ये 1800 की क्रांति क्या थी और ये क्या क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए न्यूज़पेपर वगैरह बंद कर दिए। इसके बाद क्या हुआ बच्चे, इन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जैसे मैं बता चुका हूँ कि हमारे रिसोर्सेज थे ना, कॉटन वगैरह, ये चाय वगैरह है ना, यहाँ सोना चांदी वगैरह बाहर ले जाना स्टार्ट कर दिया इंग्लैंड में, ठीक है। ये एक एक्सप्लॉयटेशन और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो इसके बाद क्या, इसका जो मेन और क्या कारण होता है, जो 1857 का विद्रोह था ना, है ना, उसका नतीजा ये निकलता है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म, है ना। देखो बच्चे, ये यहाँ पे हालांकि जो ये कुर्बानी देते हैं ना, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, बहादुर शाह हो गया, या फिर जो नाना साहिब हो गए, ठीक है, ये हालांकि ये कुर्बानी तो देखो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए देते हैं, लेकिन क्या था बच्चे, लेकिन मेन कारण ये था कि आगे आने वाली पीढ़ियां ना, उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि हमें अभी क्या करना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मार के भगाना है, ठीक है। यानी ये प्रेरणा का स्रोत बन के थे कौन, जो रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है। अभी यानी रानी लक्ष्मीबाई है, नाना साहिब है, ठीक है, बहादुर शाह है, ये क्या है, अभी हीरो बन चुके हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, ठीक है। यानी इसको कहते हैं नेशनलिज्म। देखो जब हम अपने देश के लिए लड़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, ठीक है, और हमारे देश में से ब्रिटेन को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको मार के भगाएंगे, ठीक है। तो इस फीलिंग को क्या कहा जाता है, नेशनलिज्म, यानी देशभक्ति की भावना, ठीक है, जो इंडियंस में अभी तक नहीं थी, वो अभी और ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक यहाँ पे नतीजा ये निकला कि जो देशभक्ति की भावना थी ना, अभी उसने जन्म लेना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अगर आप आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट लेसन में, ठीक है, कि ये देशभक्ति की भावना है ना, ये बहुत सारे लीडर्स को जन्म लेती है, जैसे कि दादा भाई नारोजी हो गया, ठीक है, भगत सिंह हो गया, सुखदेव हो गया, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद हो गया। अब ये नए नए लीडर यहाँ पे निकल के सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेरणा स्रोत क्या उनके लिए, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और क्या था, और इनके बीच में ये जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में
है ना, इन्होंने दराड़ ये डालनी स्टार्ट कर दी कि जो मुस्लिम थे ना ये ज़्यादातर किसके लॉयल थे, ये ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में रहते हैं, ब्रिटिशर्स के सपोर्ट करते थे। इन्होंने ना इनको मुस्लिम के हिंदूज के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया, और हिंदूज ने क्या किया, किसके साथ में लड़ना स्टार्ट कर दिया, मुस्लिम के साथ में लड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही ये फूड पावर राज करो की नीति अपनाई किसने, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हम क्या पढ़ चुके हैं, ये देखो यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि 1857 का विद्रोह क्या था। ठीक है, और 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, ठीक है, और ये विद्रोह कहाँ कहाँ पे फैला जाके, ठीक है, और इसके क्या क्या नतीजे थे, तो ये नतीजे हम सारे पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक तो नतीजा बच्चे ये था यहाँ पे कि कंपनी का रूल यहाँ पे खत्म हो चुका था। ठीक है, और ये कंपनी का रूल खत्म हो चुका था और सारी पावर किसके हाथ में चली गई थी, यहाँ से जो किंग या क्वीन था। ठीक है, और क्या था, जो रानी विक्टोरिया कुछ अनाउंसमेंट करती है कि जैसे कि ऑफिसर वगैरह इंडियन बन सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो कि जो उनकी सैलरी वगैरह है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, पब्लिक के काम करेंगे, और ये सारे चेंजेस होते हैं 1857 की क्रांति के बाद में। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना है इनको। ओके, और देखो ये बच्चे ये क्या है हमारे लिए लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इस लेसन का, कि जो 1857 का विद्रोह है ना, ये विद्रोह हालांकि हुआ। ठीक है, लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को मारना स्टार्ट भी करते हैं, गोरों को मारना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये विद्रोह था ना धीरे धीरे करके ये क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, धीरे धीरे करके खत्म हुआ। अभी हम क्या क्या पढ़ेंगे कि ये विद्रोह क्यों खत्म हुआ। ठीक है, देखो सबसे पहले ये विद्रोह इसलिए खत्म हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन प्लान नहीं था। ठीक है, किसी का भी देखो कॉमन पर्पज नहीं था। अगर मैं देखो यहाँ पे झांसी में बात करूँ, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, हालांकि वो अपने बेटे के लिए लड़ रही थी। ठीक है, और जो लखनऊ में हजरत महल थी वो अपने पति का बदला लेने के लिए। ठीक है, और जो नाना साहिब थे उसको पेंशन नहीं दिया थे, वो इसलिए लड़ रहे थे। ठीक है, यानी जो बंदे यहाँ पे लड़ तो रहे थे, लेकिन उनके क्या थे, सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे, कॉमन एम उनका नहीं था। कॉमन एम मतलब उनको ये पता ही नहीं था कि जो इंडिया है ना ये हमारा कंट्री है। ठीक है, हमें इंडिया को फ्री कराना है। ये तो सिर्फ क्या कर रहे थे, ये पार्टिसिपेट कर रहे थे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई अपने लड़के के लिए लड़ रही थी। ठीक है, और जैसे कि ये लखनऊ में अपने हस्बैंड के लिए। ठीक है, तो और ये जो मिलिट्री वाले थे ये किसके खिलाफ लड़ रहे थे, अपने धर्म को बचाने के लिए। ठीक है, यानी कॉमन कोई मोटिव था नहीं इनके पास, तो कॉमन मोटिव ना होने का फायदा किसने उठाया, ये ब्रिटिशर्स ने उठाया, और इसी विद्रोह को खत्म कर दिया। ठीक है, और क्या थी, और यहाँ पे लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, यानी देखो कोई ऐसा बंदा नहीं था ना जो इस विद्रोह को हेड करे। ठीक है, कोई विद्रोह मान लो कोई लीडर कहाँ पे है, कोई लीडर यहाँ पे है, ग्वालियर में है। ठीक है, कोई झांसी में है, कोई दिल्ली में है, यहाँ पे कोई बरेली में है ना, कोई यहाँ पे कालपी में है, कोई कानपुर में है ना। तो इन लीडरों ने ये नहीं सोचा कि हम क्या करते हैं, मिलके हम क्या करते हैं, मिलके हम इस विद्रोह को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिलके क्या करते हैं, इस विद्रोह को स्टार्ट करते हैं। जो ये विद्रोह काफी ज्यादा डिफरेंट जगह पे होता है, और डिफरेंट जगह पे जो क्या है इनको हरा दिया जाता है। ठीक है, यानी कोई भी कॉमन लीडर नहीं था जो कि इस विद्रोह को क्या कर रहा था, हेड कर रहा था। ठीक है, देखो अगर किसी पीछे भी जो लड़ाई होती है ना, अगर उसका लीडर होता है तो उसको वो लीडर कहता है कि हमें फाइट कैसे करनी है। ठीक है, ये अभी फाइट कहाँ पे करेंगे, कब फाइट करनी है। अगर यहाँ पे लीडर ही नहीं हो तो होगा, तो ये सारी पावर किसके पास में थी, लोगों के पास में थी। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, ये जो 1857 का विद्रोह है ये असफल हो जाता है, ये हार जाते हैं ये लड़ाई इंडियंस। ठीक है, और ये 1857 का विद्रोह क्यों फेल होता है, लैक ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना या ब्रिटिशर्स थे, उनके पास में जो हथियार थे ना बहुत ही ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी के थे। ठीक है, जैसे कि वो बंदूकों से लड़ रहे हैं, और इंडियन किससे लड़ रहे हैं, तलवारों से लड़ रहे हैं, लाठी से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो उनके पास हथियार थे ना बहुत ही ज्यादा मॉडर्न थे, तो इसीलिए क्या करते हैं, इंडियंस का नुकसान होता है, बहुत ही लार्ज स्केल पे इंडियन मारे जाते हैं और ये लड़ाई हार जाते हैं। ठीक है, और क्या था, और डिड नॉट स्प्रेड होल इंडिया। देखो ये जो विद्रोह था ना 1857 का, ये अगर आप देखोगे ना यहाँ पे मैप पे, तो ये जो विद्रोह है ना ये सिर्फ इसी एरिया पे रहा है ना। ये जो लोग जागरूक हुए ना इसी एरिया पे जागरूक हुए, ये इस एरिया पे देखो आप ये यहाँ पे देख रहे हो साउथ में तो यहाँ पे पता ही नहीं है कहीं कोई लड़ाई हो रही है यहाँ पे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को मारने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई पता ही नहीं है लोगों ने, तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। नॉर्थ में भी ये पता नहीं है लोगों को, तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पता नहीं है इस विद्रोह के बारे में, तो यहाँ पे ये भी पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हमारा इंडिया कितना बड़ा था, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में लड़ना स्टार्ट कर दिया वो बहुत ही ज़्यादा कम लोग थे। ठीक है, और ये इसी एरिया पे ये विद्रोह का असर हुआ, और इसलिए ये पूरा इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो पूरा इंडिया पार्टिसिपेट ना करने की वजह से ये लड़ाई हार जाते हैं, कौन, इंडियंस हार जाते हैं। ठीक है,
और इस विद्रोह का फेल होने का कारण ये होता है कि जो बिग जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, जिम्मेदार होते हैं, जो पैसे वाले बंदे होते हैं, जो मनी लेंडर थे, जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते थे, उनकी जमीनें हड़प लेते थे, वो तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो तो ब्रिटिश का क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे ना इंडिया में, वो सोचते हैं कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये तो हमारी भलाई के लिए आए थे, क्यों, क्योंकि ये रेलवे लाइन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये टेलीग्राफ यहाँ पे सर्विस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये स्कूल बना रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेटेड इंडियन ये सोचते थे कि भाई ये ब्रिटिशर्स है ना, तो ये तो काफी बड़े काम कर रहे हैं, मान लो इसकी वजह से हमारे पास हमारे इंडिया की तरक्की होगी, तो जो ब्रिटिशर्स है ना, इनका रहना जरूरी है। तो इसीलिए क्या किया, बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग थे ना, इस विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इसी वजह से क्या है, ये जो विद्रोह है ना 1857 का, ये खत्म हो जाता है, ठीक है, ये फेल हो जाता है। और इस एक और कारण था कि 1857 का विद्रोह खत्म क्यों हुआ। देखो, हालांकि ना जो ये विद्रोह था, इसको स्टार्टिंग करने की एक डेट रखी गई थी 31 मई, ठीक है। और 31 मई ये लोग सोचते हैं कि हमें ये विद्रोह मिलकर स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या होता है आपको पता ही है कि 26 फरवरी को 1957 में, ठीक है, ये विद्रोह क्या कर दिया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर ये पहले विद्रोह स्टार्ट कर दिया जाता है ना, तो इन्होंने जो स्कीमें वगैरह बनाई थी, प्लान वगैरह बनाया था, उनका सारा प्लान चौपट हो जाता है, और यही वजह बनती है कि ये विद्रोह पूरी तरह से इंडियंस हार जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखा कि इंडियंस ये विद्रोह क्यों हार जाते हैं, ये सारे रीजन हमने क्या किए थे, डिस्कस किए थे, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि नेचर ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है। देखो, बहुत सारे जो हिस्टोरियन है ना, इन्होंने एनालिसिस किया, किसका एनालिसिस किया, 1857 विद्रोह का एनालिसिस किया, ठीक है। और एट द एंड ये यहाँ पे पहुंचे, जो यहाँ पे विनय दामोदर सावरकर हैं, ये बहुत ही बड़े हिस्टोरियन थे, ठीक है। इन्होंने एनालिसिस किया, उन्होंने ये अपनी बुक में लिखा कि इनकी बुक का नाम क्या था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो 1857 की क्रांति थी ना, देखो ये जो लोग है ना, तो ये अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए जो विनय दामोदर सावरकर क्या कहते हैं, इन्हें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो बच्चों, एक और हिस्टोरियन थे जो एसएन सेन इनका नाम था, ठीक है, ये हिस्टोरियन थे। ये भी क्या कहते हैं, इस लड़ाई को 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखो, कुछ लोगों ने इनको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा, हिस्टोरियन ने ये कहा कि ये क्रांति कुछ नहीं थी, ये तो कुछ लोग थे जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। और कुछ लोग इस लड़ाई को कहते हैं कि ये तो सिपाही म्यूटनी थी, यानी ये जो मिलिट्री ने लड़ी थी लड़ाई, ठीक है, अपने रीजन के कारण, तो ये एक सिपाही म्यूटनी थी। कुछ लोग इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको हिस्ट्री के 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सुनना है, सिर्फ ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ये विनय दामोदर सावरकर क्या कहते हैं, इसको द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं अपनी बुक में, ठीक है। और जो एसएन सेन है, ये भी क्या कहते हैं, इसको 1857 विद्रोह ना कहते हुए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, देखो ये ना, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ रीजन भी दिए। क्यों दिए, एक तो इन्होंने कहा कि देखो, जो जितने भी यहाँ पे इंडिया में सेक्शन थे ना सोसाइटी के, वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, हालांकि कुछ एरिया पे करते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे कुमार हो गए, यहाँ पे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए ना, ये सारे किसके खिलाफ लड़ते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हैं। इनका कॉमन एनिमी कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, है ना। तो पूरा कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है, इसको इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये क्या है बच्चे कि इट पेव्ड द वे फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो विद्रोह होता है ना 1857 का, ये एक प्रेरणा का स्रोत बन गया, ठीक है। क्योंकि जो आगे जाके जो हमारे जो इंडियंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, मोटिवेट फील करेंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि वो सोचेंगे कि 1857 में जो विद्रोह हुआ ना, ठीक है, ये किसके लिए हुआ, आज़ादी के लिए हुआ। तो आगे जो देशभक्ति भावना है ना, ये और बढ़ने वाली थी, और नए नए लीडर आएंगे जो कि क्या करेंगे, अभी इंडिया के खिलाफ में लड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चे, ये जो लेसन था ना, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो 1857 का विद्रोह है, ठीक है, इसको क्यों कहते हैं, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं, ठीक है, इसलिए क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। फिर मैंने आपको इसके कारण बताया था कि 1857 विद्रोह है ना, ये क्यों होता है। ये 5 कारण थे, पॉलिटिकल कॉजेस थे, ठीक है। 1857 विद्रोह किसके कारण होता है, सोशियो रिलीजियस कॉजेस थे, इकोनॉमिक कॉजेस थे, मिलिट्री कॉजेस थे, है ना, इमीडिएट कॉजेस थे। फिर हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल कॉजेस कौन कौन से, उसमें हमने पढ़ा था कि पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन पढ़ा था हमने, ठीक है, कि डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह,
फिर नाना साहेब, फिर एब्सेंटी सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश है, ठीक है। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। ये आउटराइट वार के बारे में पढ़ा, सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में पढ़ा था, अलेज्ड मिसरूल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और फिर किसके बारे में पढ़ा था हमने, सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ा था, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के बारे में आपको बताया था मैंने, ठीक है। और डिस द रिस्पेक्ट शोन टू द बहादुर शाह, ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। फिर नाना साहब को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। सोशियो रिलीजियस कौन कौन से कॉजेज थे यहाँ पे, तो ये सारे कारणों की जो डिस्कशन है हमने की थी, ठीक है। फिर ये विद्रोह है वो कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है, और कौन कौन से लीडर्स हैं जो इस विद्रोह को कहाँ पे हेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताया था, आपको मैप में आप देख सकते हो कि ये विद्रोह कहाँ पे हुआ था। इसके अलावा ये विद्रोह कैसे फैला, ठीक है, ये इसका असर कहाँ पे था। फिर मैंने बताया कि इस विद्रोह के क्या क्या नतीजे निकले, ये नतीजे सारे डिस्कस किए हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो चुका था, है ना, और क्वीन विक्टोरिया थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी थी इंडियंस को, ओके। फिर मैंने बताया कि जो ये विद्रोह था ना, ठीक है, ये होने के बाद और क्या चेंजेस हुए यहाँ पे कि वाइसरॉय बना दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि जो क्या क्या कमियां थी इस विद्रोह में, ये विद्रोह क्यों फेल हो गया, ठीक है। तो बच्चे देखो ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये विद्रोह था, ये क्यों फेल हो गया, तो ये सारे कारण आप यहाँ से लिख सकते हो, ओके। फिर मैंने आपको बताया कि नेचर ऑफ द रिवोल्ट क्या था। कुछ इसको मानते हैं कि ये सोल्जर के द्वारा की स्टार्ट की गई लड़ाई थी, कुछ मानते हैं इसको कि ये यहाँ पे अपने देश के लिए थी, कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि ये किसके लिए थी, ये तो अपने पर्सनल रीजन के लिए, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई अपने पर्सनल रीजन के लिए लड़ रही थी, नाना साहब अपने पर्सनल कारण के कारण इस लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, बहादुर शाह अपनी पर्सनल लड़ाई के कारण। लेकिन कुछ हिस्टोरियन इसको क्या मानते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के लिए ये क्या थी, पहली लड़ाई मानते हैं इसको, ठीक है। हालांकि हम बहुत सारी लड़ाइयाँ आगे पढ़ेंगे, तो ये आज़ादी की क्या थी, पहली लड़ाई थी 1857 की क्रांति, याद रखना है आपने, ठीक है। रीजन क्या क्या देते हैं ये तो बच्चे ये सारा लेसन आपका जो हिस्ट्री का 10th क्लास का फर्स्ट लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और सेकंड जो लेसन है ना वो मैं जल्दी अपलोड करूंगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसके बाद में वीडियो डालूंगा कि जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, वो सारे मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको वो लाइव क्लास लूंगा, उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।